हाय हेलो वेलकम सभी बच्चों को। हम लोग पढ़ रहे थे विज्ञान विज्ञान का 11वां अध्याय हम सब कर रहे थे, जिसका नाम है ऊर्जा और कार्य, वर्क एंड एनर्जी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसका हमने पहला भाग हमने पढ़ लिया। हमने देख लिया कि कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, और आपकी ऊर्जा के प्रकार भी आप हमने देख लिए। एक प्रकार हमने देख लिया है मैकेनिकल ऊर्जा का। अब दूसरे प्रकार की बारी है। भाग 2 में हम क्या करेंगे? भाग 2 में हम इस दूसरे प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसके बारे में पढ़ना शुरू करने से पहले आपको एक क्रियाकलाप, एक प्रयोग आपके सामने मौजूद है। आपको क्या करना है? कोई भी ऑब्जेक्ट लेनी है, कोई पिंड लेना है, जिसको आपको कुछ ऊंचाई पर रख देना है, किसी हाइट पर आपको उसे रख देना है, और बस इतना करना है। और इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? ये ऊंची हाइट पर पहुंच गई है। जितनी हाइट पर ये पहुंचेगी उतना अधिक वो कार्य कर पाएगी, उतनी अधिक ऊर्जा उसमें विद्यमान होगी। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस लिए होगा, ये सब आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग जान लेंगे। लेकिन हाइट पर पहुंचने से क्या अर्थ होगा? हाइट पर पहुंचने से अर्थ होगा कि उसने कुछ ऊर्जा संचित कर ली है, कुछ ऊर्जा विद्यमान कर ली है। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें क्या हो जाती है? ऊर्जा संचारित हो जाती है, संचित हो जाती है या स्टोर हो जाती है। एक और क्रियाकलाप है। इससे आपको इतना समझ नहीं आया होगा, तो मैं आपको एक और क्रियाकलाप प्रस्तुत कर रही हूँ। ये है एक धनुष। ये एक धनुष है और इसमें एक तीर मौजूद है। तो आपने क्या देखा होगा? जब तीर को धनुष से छोड़ते हैं तो धनुष की ये जो आकृति है ये बदलती है। धनुष की आकृति बदलती है या नहीं, इस पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति के परिवर्तन के कारण उसमें जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में उसका बदलाव हो जाता है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ये जो धनुष की तार है, इसमें क्या होती है? इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। जो स्थितिज ऊर्जा खींचने पर अपनी ऊर्जा किसे ट्रांसफर कर देती है? अपनी ऊर्जा वो तीर को ट्रांसफर कर देती है। तभी तो तीर गति से उड़ता हुआ जाता है। स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब वो उसमें ऊर्जा थी तो नहीं तार में, वो आई कहां से? वो आपके धनुष के स्थितिज ऊर्जा से आई, जिससे हमें क्या पता चलता है कि चीजों में उनकी जगह की वजह से या उनकी पोजीशन की वजह से भी एनर्जी होती है। स्लिंकी को खींचने पर ऊर्जा प्राप्त होती है, स्प्रिंग पर घुमाने को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि ये ऊर्जा आती कहां से है? ये ऊर्जा जब वो रेस्ट पर था, जब स्प्रिंग को घुमाया नहीं गया था, घुमाने से पहले उसमें जो ऊर्जा थी वो होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है, वो जो घुमाने पर किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या क्या डेफिनेशन है? किसी वस्तु द्वारा इसकी पोजीशन, इसकी स्थिति जहां पर ये मौजूद है, उसकी वजह से जो एनर्जी होती है, उसके परिवर्तन के कारण जो एनर्जी आती है, उसे हम सब स्थितिज एनर्जी बोलते हैं। अंग्रेजी में हम इसे इस प्रकार से भी बोलते हैं कि एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का क्या अर्थ है बच्चों? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन का अर्थ है कि उसके स्थान की वजह से जो ऊर्जा होती है। कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु में जो ट्रांसफर की गई ऊर्जा होती है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में उसमें स्टोर रहती है। लेकिन ये कभी भी उसकी वेलोसिटी इत्यादि में प्रयोग करने के काम नहीं आती है। ये जहां पर मौजूद है वहीं पर रहती है। वो पोजीशन बदल जाती है तो ये बदल जाती है, लेकिन ये एक जगह पर टिके रहने की वजह से ये ऊर्जा होती है। इसीलिए कभी भी ये चाल या वेलोसिटी में परिवर्तन करने के लिए काम नहीं आती है। स्थिर रहने पर ये ऊर्जा होती है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड से ऊपर एक सेब है, ग्राउंड से ऊपर एक सेब मौजूद है, तो ग्राउंड से ऊपर होने की वजह से भी इस सेब में ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा होती है ऊंचाई से। ऊंचाई कहां से? जमीन, पृथ्वी से जितनी ऊंचाई है उसकी वजह से जो ऊर्जा होती है, उसकी वजह से भी स्थितिज ऊर्जा होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। ये कहां से आती है? जब आप किसी वस्तु को ऊंचाई पर उठाएंगे तो क्या होगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी।
इसका कारण यह है कि इसको ऊपर उठाने में ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, ग्रेविटी के विरुद्ध कार्य किया जाता है। ग्रेविटी क्या करती है? ग्रेविटी अपनी और चीजों को खींचती है ना, वहीं इसमें क्या होता है? ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, ग्रेविटी से दूर इसे ले जाया जाता है, इसीलिए इसमें वो ऊर्जा एकत्रित होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने की वजह से। तो हम इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कैसे परिभाषित करते हैं? इसे हम ऐसे परिभाषित करते हैं कि आपका उसे ऊंचा उठाने में जितना काम हुआ, आपका उसे गुरुत्वीय बल के अगेंस्ट ऊंचा उठाने में जितना काम हुआ, वो आपकी क्या है? वो आपकी उसकी स्थितिज एनर्जी हो जाएगी, वो उसकी गुरुत्वीय स्थितिज एनर्जी हो जाएगी। ऐसे हम इसे परिभाषित करते हैं। स्थितिज एनर्जी एक होती है उसकी पोजीशन की वजह से, एक गुरुत्वीय स्थितिज एनर्जी होती है ऊंचाई पर उसकी पोजीशन की वजह से, जिसमें उस पे ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया जाता है। सब बातें मैं आशा करती हूँ आप सबको आ रही हैं समझ। अब इसके लिए इक्वेशन क्या है कि जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, जो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो काम होता है, वो काम कितना होता है? यदि एनर्जी स्टोर होगी तो वो कितनी होगी, उसका पता हम कैसे लगाएंगे? उसका पता हम एक व्यंजक से या फिर एक इक्वेशन से लगाएंगे, जिस इक्वेशन की बात हम अभी करने वाले हैं। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर है। मान लीजिए कोई 4 किलो की वस्तु है, तो कम से कम भार ये 4 किलो के बराबर, तो हमें कम से कम भार चाहिए। यदि 4 किलो से कम का भार होगा तो हम उसको उठा नहीं पाएंगे, ओवरकम ही नहीं कर पाएंगे। तो न्यूनतम भार कितना चाहिए? न्यूनतम भार कम से कम इतना तो चाहिए ही, न्यूनतम बल इसके भार के बराबर तो चाहिए ही। हम मान लेते हैं कि हमने इसको पृथ्वी से ऊंचा उठाया है, यानी हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट काम किया है। ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने अगर काम किया है, वो कार्य कितना हुआ? वो कार्य W हुआ। इसमें द्रव्यमान, वापस चलते हैं, इसमें द्रव्यमान कितना हुआ? इसमें द्रव्यमान हुआ m। इसके बीच में गैप कितना हुआ? h। और आपका त्वरण कैसा आएगा? त्वरण आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण जो कि g है। तो आपका किया गया काम कितना होगा? किया गया काम कितना होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल का विस्थापन से गुणा होता है। बल का विस्थापन से गुणा क्या होता है? आपका किया गया कार्य। यहाँ पर विस्थापन हाइट के रूप में है तो विस्थापन h हो जाएगा, और बल क्या है? बल है उसका द्रव्यमान और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इनका गुणनफल। तो काम कितना किया गया? mgh काम हमने किया है। और हमने क्या जाना था? हमने ये जाना था कि जितना काम होता है उतनी ही एनर्जी उसमें जाकर स्टोर हो जाती है, उतनी ही ऊर्जा उसमें होती है। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है? इसकी स्थितिज ऊर्जा है mgh। किसी वस्तु की उसकी पोजीशन की वजह से ऊर्जा को हम क्या मानेंगे? उस ऊर्जा को हम मानेंगे mgh। तो ऊंचाई पर ये इतनी है और शून्य तल पर ये निर्भर करती है कि ग्राउंड कितना है। अगर मैं इस टेबल को ग्राउंड मान लूं और यहाँ पर मैं अपनी किसी वस्तु को रखूं तो मेरे लिए उतनी हाइट हो जाएगी, वहीं यदि मैं ग्राउंड से इसको मानूं तो वही हो जाएगी। तो हम जो शून्य तल, जो जीरो लेवल हम मानते हैं, ऊर्जा उसमें रिलेटिव होती है, शून्य तल के रिलेटिव ऊर्जा होती है। अब देखिए, ये A पोजीशन है, ये B पोजीशन है, और ये M मास की कोई वस्तु है। इसका द्रव्यमान कितना है? M। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है। यदि मैं इसको इस पथ से ले जाकर ऊंचा उठाऊं, हाइट उतनी ही है, बस पाथ सीधा है, इससे लेकर मैंने ऊंचा उठाया। अब यहाँ से ना ऊंचा उठाकर मैं इसे लंबे रास्ते से ले जाऊं, लंबे रास्ते से ले जाकर वहीं रख दूं जहां पर ये अभी था। हाइट अभी भी, दोनों के बीच में गैप अभी भी इतना ही है, लेकिन रास्ता अलग है। तो क्या इस रास्ते से फर्क पड़ेगा? तो रास्ते से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। शून्य तल पर और आपकी ऑब्जेक्ट में गैप कितना है, बस उससे फर्क पड़ेगा। क्या वो पथ फॉलो कर रहा है, किस पाथ से वो जा रहा है, उससे बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो हाइट कितनी है सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, कैसे उसको ऊंचा ले जाया गया। इस पेन को मैं अगर सीधा ले जाऊं ऐसे,
तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी ही ऊर्जा होगी। और यदि मैं इस पेन को इस प्रकार से घुमा के उसी पोजीशन पर लेकर आऊं तभी भी ऊर्जा उतनी ही होगी। एक उदाहरण है, अब आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mgh थी। एक उदाहरण दिया गया है, आपको मास दिया हुआ है, आपको विस्थापन दिया हुआ है और g का मान आपको दिया हुआ है। आप आसानी से तीनों का गुणनफल करके अपनी पोटेंशियल एनर्जी का पता लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास है, आपके पास ऊर्जा दी हुई है, आपको ऊंचाई का पता लगाना है। जी हमें पता ही है, h आप आसानी से निकाल सकते हैं। h क्या होगा, h होगा EP का भाग किससे, mg से। ये आपकी हाइट आ जाएगी कि कितनी ऊंचाई पर उसे ले जाया गया है कि हमें 480 जूल ऊर्जा की जरूरत पड़ी है। ये था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब है ऊर्जा का रूपांतरण। मैं आपको बार बार एक बात बता रही थी कि आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में बदल गई, धनुष की स्थितिज ऊर्जा तीर में बदल गई, किस रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो एनर्जी का रूपांतरण होता रहता है, ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। हरे पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ऊर्जा का कन्वर्जन करके, रूपांतरण करके। उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, उन्हें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य से वो ऊर्जा लेकर पत्तों में, पत्तों से वो खाने का रूप दे देते हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये सब एनर्जी के रूपांतरण के एग्जाम्पल्स हैं। एनर्जी का रूपांतरण होता कैसे है, ये तो बात देखिए हमें पता चल गई है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे इन्होंने काइनेटिक एनर्जी लगाई, काइनेटिक एनर्जी यहाँ आकर पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई, वही पोटेंशियल एनर्जी फिर से काइनेटिक एनर्जी में बदल गई। तो ऊर्जा का रूपांतरण तो होता रहता है, एनर्जी जो है एक दूसरे में बदलती रहती है आसानी से। तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम एक दिया गया। ऊर्जा के रूपांतरण को देखते हुए हमारे जो वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, उन्होंने ऊर्जा के संरक्षण का नियम दिया। उन्होंने कहा कि एनर्जी का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में होता रहता है, लेकिन कुल जो ऊर्जा है, यदि पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में बदला, काइनेटिक से पोटेंशियल में बदला, पोटेंशियल से मैकेनिकल में बदल गया, कुछ भी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी एक प्रकार की मैकेनिकल एनर्जी ही है, इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल गया, ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन जो टोटल एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी हमेशा संरक्षित रहेगी। यहाँ पर यदि 10 जूल थी, यहाँ पर ये दो हिस्सों में भी बट गई तो टोटल एनर्जी 10 जूल ही रहेगी। इसका सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है, कभी भी ना तो इसकी उत्पत्ति की जाती है ना इसका विनाश किया जाता है। जो कुल जो मतलब कि ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एनर्जी का विनाश कर सकते हैं। जो कुल ऊर्जा है वो जितनी थी उतनी ही रहेगी, उसका सिर्फ रूपांतरण हो सकता है। इस ब्रह्मांड की भी कुल ऊर्जा जितनी है उतनी ही है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, कभी भी कम या ज्यादा नहीं होती है। तो इंटर कन्वर्जन, परस्पर रूपांतरण की एक दूसरे में बदलती रहती है, ये कैसे हम पता लगाएंगे। द्रव्यमान इन्होंने बोल दिया है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान इसका है m, द्रव्यमान m इन्होंने मान लिया है। वहीं h क्या है, h वो ऊंचाई है जिस पर इसे ले जाया गया है। तो इसको ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं। मान लीजिए एक सेब मैंने ले लिया, सेब को मैंने ऊपर से नीचे की ओर गिराया, ऊपर से नीचे की ओर गिराया तो उसमें ऊंचाई पर ऊर्जा थी mgh, और जो गतिज ऊर्जा थी, चल तो रहा नहीं था, गतिज ऊर्जा क्या थी, उसके चलने की वजह से, उसकी गति या उसके मोशन की वजह से, तो वो चल बिल्कुल भी नहीं रहा था, तो गतिज ऊर्जा उसमें 0 थी और mgh उसमें पूरा था, स्थितिज ऊर्जा पूरी थी। और गतिज ऊर्जा उसमें बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उसका प्रारंभिक वेग जो u था उसका 0 था। तो वस्तु की उस, इस सेब की, ये सेब है, इसकी इस पॉइंट पे कुल ऊर्जा कितनी है, mgh है। जब ये गिरने लगेगी तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज, इसमें अभी क्या है, इसमें अभी स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। जब ये गिरने लगेगी वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाएगी, वो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगेगी, परिवर्तन होने लगेगा। प्रारंभिक वेग इसका 0 था, हमने देख ही लिया था,
तो इसकी गतिज ऊर्जा को हम हाफ mv² लिख देंगे, जैसा कि हमने देखा था। तो वस्तु जैसे 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 गिरती है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि हाइट घटती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी जो इसे अपनी ओर खींच रही है उसकी वजह से वेलोसिटी इसमें ज्यादा होती जाती है, त्वरण ये अचीव करती जाती है। वेलोसिटी बढ़ती जाती है, h घटता जाता है, h mgh स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। अब जब वस्तु धरती पर पहुंचने ही वाली होती है, ये सेब यहाँ था, ये सेब यहाँ पर मौजूद था, अब ये सेब गिरकर यहाँ पर पहुंचने ही वाला होता है, तो हाइट क्या हो जाती है? 0। इसीलिए हमारा mgh यानी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0। अंतिम वेग सबसे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी इस पॉइंट पर और हाइट सबसे कम हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हाइट 0 है और उसमें वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन वहीं एनर्जी का जो संरक्षण का नियम है उसके अनुसार भले ही किसी भी पॉइंट पर कितनी ही ज्यादा कितनी ही कम हुई है दोनों प्रकार की ऊर्जा, लेकिन जो कुल ऊर्जा थी mgh और हाफ mv² अचर थी, कांस्टेंट थी, कभी भी ना कम हुई ना ज्यादा हुई, दोनों का सम समान था। भले ही एक दूसरे में वो बदलती रही हो, भले ही पोटेंशियल एनर्जी घटती गई, गतिज ऊर्जा बढ़ती गई, लेकिन गतिज ऊर्जा उतनी ही बढ़ी जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटी है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रूपांतरण होने के बाद भी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती जाएगी और स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बढ़ रही है वो, तो जितनी गतिज ऊर्जा बढ़ रही है उतनी ही वो कम हो रही है। समझ रहे हैं? तो निरंतर रूपांतरण होता जाता है और कुल ऊर्जा एकदम सेम रहती है। पोटेंशियल एनर्जी निरंतर बदलती जाती है गतिज ऊर्जा में। ये था ऊर्जा की बात। अब कार्य करने की दर क्या है? कार्य करने की दर क्या है? दो बच्चों को हम मान लेते हैं, ये ए बच्चा है और ये कौन सा बच्चा है? ये बी बच्चा है। अब इन्हें यहाँ पहुंचना है, ये है 8 मीटर का गैप, इन्हें ये 8 मीटर का गैप कवर करना है। ये बच्चा इसे करता है 15 सेकंड में और ये बच्चा इसे करता है 20 सेकंड में। तो इसने कम समय लिया, इसने ज्यादा समय लिया, लेकिन काम तो दोनों ने किया, काम दोनों ने उतना ही किया। बी ने इसकी ए की अपेक्षा ज्यादा समय लिया। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण होता है उनकी पावर। पावर यानी कि उनकी ताकत। ए में ताकत ज्यादा थी इसलिए उसने उतने ही लंबे रास्ते को जल्दी जल्दी से कवर किया और बी में ताकत ए के मुकाबले कम थी। ये सब किसका खेल है? ताकत का खेल है, पावर का खेल है, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं। ये सब हमने पढ़ा, अब हम ताकत होती क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। ताकत क्या करती है? ताकत शक्ति से हम बोलते हैं, शक्ति भी हम इसे बोलते हैं। शक्ति क्या करती है? किए गए कार्य की गति को मापती है कि कार्य कितना जल्दी हो रहा है, कितना देर से हो रहा है, उसकी गति को मापती है। और इसे हम क्या कह सकते हैं? हम इसे ऊर्जा रूपांतरण का दर, ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ऊर्जा जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जैसे बदल रही है, जैसे मैंने अभी बताया था कैसे बदलती है, उसका रेट हम इसे बोल सकते हैं। पावर को हम कैसे लिख सकते हैं? ऊर्जा रूपांतरण की दर पावर है। समय, वापस से एक बार देखते हैं, समय के अनुसार जितनी जितनी एनर्जी बदलती जाएगी उसको हम पावर बोलेंगे। इसीलिए शक्ति पावर को हम P लिखते हैं। ये और कार्य क्या था? कार्य क्या था? वर्क और एनर्जी एक ही तो बात है। इसको जब हम समय से डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास पावर आ जाएगी। इसे हम डिफाइन करते हैं वर्क या फिर एनर्जी का भाग किससे? समय से। वर्क और एनर्जी का भाग समय से। अब इसकी यूनिट क्या होती है? ये पावर है हमारी, पावर। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और इसे हम समय से डिवाइड करेंगे तो समय की यूनिट क्या होती है? समय का मात्रक होता है सेकंड। तो पावर का मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड हो गया पावर का मात्रक, जिसे हम
वॉट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी खोज वॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने की थी। तो एक वॉट है 1 सेकंड में 1 जूल कार्य का होना। 1 सेकंड में 1 जूल कार्य का होना 1 वॉट है। तो ऊर्जा के उपयोग की दर 1 वॉट होगी इसमें, क्योंकि 1 सेकंड में सिर्फ 1 जूल कार्य हो रहा है। तो ये क्या है? इसका मात्रक वॉट है, और 1 वॉट को इस प्रकार से हम लोग डिफाइन करते हैं। अब वॉट, इसे हम किलोवाट के रूप में भी लिख सकते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, यानी कि 1 किलोवाट में क्या होता है? 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकंड होते हैं। प्रति सेकंड में 1000 जूल कार्य किया गया, तब हम अपनी पावर को, अपनी ताकत को 1 किलोवाट मानते हैं, 1 किलोवाट के रूप में से व्यक्त करते हैं। एवरेज पावर, अब मान लीजिए ये बच्चा है, ये कोई काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि इसकी 10 वॉट यहाँ पर पावर है तो इसकी पूरा जितना रास्ता ये चलता है पावर उतनी ही रहती है। हो सकता है पावर कम हो जाए, हो सकता है ये 1 हो जाए, 1 वाट हो जाए, फिर ये थोड़ा सा आराम से चलेगा तो पावर फिर से 10 वाट हो जाए। तो कभी भी ऊर्जा समान नहीं रहती, तो हम दर इसकी बदलती रहती है। तो हम एक औसत शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए? इसकी कॉन्सेप्ट समझने के लिए कि इसकी टोटल पावर कितनी है, जितना रास्ता इसने जितने समय में व्यक्त किया, जो इसने कवर किया। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि जितनी पावर है, जिस जिस समय में 5 सेकंड में इतनी पावर है, अगले 5 सेकंड में फिर इतनी पावर है, उन सबको सम करके हम उसे किससे डिवाइड कर देते हैं? कुल समय से विभाजित कर देते हैं। कुल पावर आई 15 वाट और कुल लिया गया समय था 10 सेकंड, तो हम विभाजित कर देंगे तो पावर हमारे पास इतनी आ जाएगी। कुछ उदाहरण है, आपको मास दे रखा है, m आपको दिया हुआ है, 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में, समय क्या है? मास है 50 kg, समय है 10 सेकंड, 9 सेकंड, समय है 9 सेकंड, और कुल ऊंचाई कितनी थी? एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और कुल सीढ़ियां 45 हैं। हम 45 को 15 से क्या कर देंगे? गुणनफल कर देंगे, इनका हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर हमारे पास आ गया है 675 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसको मीटर में आसानी से आप 67.5 मीटर इसे लिख सकते हैं, और हम उसकी शक्ति का परिकलन कर सकते हैं। शक्ति क्या हुई? पावर। एनर्जी हमारे पास आ जाएगी mgf से, और पावर हमारे पास आ जाएगी से t समय से डिवाइड करके। ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से इन सभी सम को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब न्यूमेरिकल्स आप कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था शक्ति क्या है, शक्ति क्या थी, पावर क्या थी। वापस देखते हैं, पावर थी हमारी किसका सम? सम नहीं था, भाग था किस किस का? वर्क का और समय का। वर्क या एनर्जी एक ही बात है कि एक दिए गए समय में कितना कार्य होता है, एनर्जी रूपांतरण कितना होता है, वो पावर है, वो शक्ति है। 1 वाट शक्ति को परिभाषित हम आसानी से कर सकते हैं। इसकी शक्ति का पता हम लगा सकते हैं। हमारे पास वर्क और टाइम दोनों दे रखा है। औसत शक्ति को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। अब वो मात्रक क्या था? एसआई यूनिट क्या थी हमारी? एसआई मात्रक था हमारा वाट। वाट था हमारा एसआई मात्रक। अब इसका व्यावसायिक मात्रक से क्या अर्थ है? अब वाट तो बहुत ही छोटा है, जो बड़े बड़े पैमाने पर जो काम होते हैं, जहाँ जो ताकत इस्तेमाल होती है, जो शक्ति लगती है, उसमें हम वाट के रूप में अगर उसे मापेंगे तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हम एक बड़ा मात्रक उपयोग करते हैं, जो है किलोवाट घंटा। इसे हम इस प्रकार से लिखते हैं, किलोवाट आर हम इसे बोलते हैं। किलोवाट आर से क्या अर्थ है? यदि कोई मशीन 1 सेकंड में 1000 जूल काम कर रही है, 1000 जूल ऊर्जा का इस्तेमाल करती है, तो 1 घंटे में ये कितनी ऊर्जा कंज्यूम करेगी? 1 सेकंड में 1000 वॉट काम करती है, तो 1 घंटे में कितना ये काम करेगी? वो आपका 1 किलोवाट आर हो जाएगा।
ये कमर्शियल मात्रक है, ये कमर्शियल यूनिट है। वो 1 किलोवाट आवर कितना होगा, 1 घंटे से डिवाइड कर दी, 1 घंटे से गुणफल आप इसका कर दीजिए। 1 आवर में आपको पता है, आप सबको पता है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होती है। तो आप 1000 वॉट को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आप देखेंगे कि कितना आया ये 36 लाख जूल। 1 किलोवाट आवर कितना होता है, 36 लाख जूल होता है। तो यह, अब देखिए इसमें आता तो वॉट है लेकिन ये असल में किसका मात्रक है, ये किसका, ऊर्जा का मात्रक है। 36 लाख जूल 1 किलोवाट आवर में होता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, हमारे घर में जो मीटर्स दिए होते हैं, आपने ये कहते हुए सुना होगा इस बार 2000 वॉट, इस बार 2000 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, इस बार 300 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं, इस बार 400 यूनिट इस्तेमाल हुए हैं। तो उन यूनिट का क्या अर्थ है, उन यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट घंटा है। तो यदि आपने 200 यूनिट बिजली का इस्तेमाल किया है तो इसका अर्थ है आपने 200 किलोवाट घंटों का इस्तेमाल किया है, यानी कि 200 इंटू 36 लाख जूल एनर्जी का आपने इस्तेमाल किया है दिए गए समय में। ये है ऊर्जा की व्यवसायिक मात्रक का क्या यूज, इसका एप्लीकेशन। आइए एक बार देख लेते, ये चलिए देखने से पहले कुछ प्रश्न हैं। आपको जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है, आपको 6 घंटे समय दे रखा है, आपको एक बल्ब का टाइम दे रखा है, तो कुल खर्च की गई यूनिट यानी कि आपको किलोवाट आवर में से बताना है कि कुल किलोवाट आवर कितने लगे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग करके। आइए हम दोहराते हैं हमने इस प्रश्न में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्य के बारे में कि किसी पिंड पर, किसी ऑब्जेक्ट पर कार्य जो होता है, तो कार्य कैसे हम डिफाइन करेंगे, वर्क कितना होता है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, वो हम कितना उस पर फोर्स लगा, कितना बल लगा और कितना उसका विस्थापन हुआ, उसके गुणफल से हमें पता चल जाएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी पिंड पर कार्य कितना हुआ है। यदि विस्थापन 0 है तो हम नहीं मानेंगे कि उस पर कोई भी काम हुआ है, विस्थापन होना अवश्य है और बल लगना अवश्य है। अब हमने उसके बाद पढ़ा था गतिज ऊर्जा के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था स्थितिज ऊर्जा के बारे में। गतिज ऊर्जा के बारे में हमने क्या पढ़ा था, गतिज ऊर्जा के बारे में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी चीज v वेग से चलती है और उसका द्रव्यमान कितना होता है, m होता है, तो उसकी ऊर्जा इतनी होगी। ऐसे ही किसी स्थिति की वजह से उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। ग्रेविटेशनल स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ा था जो mgh से डिफाइन होती है। शक्ति का एसआई मात्रक हमने देखा था 1 वॉट 1 किलोवाट आवर, ये सब हमने पढ़ा था। और इसी के साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं, आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।